हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स 1 की पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आज हम उसका पहला चैप्टर देखने वाले हैं जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हम इस चैप्टर में पूरा डीप में इस चैप्टर को पढ़ेंगे और लास्ट में हम बहुत ज्यादा एमसीक्यूज के लिए ट्रिक्स भी देखने वाले हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए। एंड अगर इस वीडियो में जो जो चीजें हमने बोली है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए अब पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल मैथ्स में जब कभी भी टर्म इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है। तो मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया गया है 3x = 6। तो यहां पे ना आपका जो x रहेगा वो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो हमें क्या मिलेगा, x = 6 / 3, देयरफॉर x = 2। तो अब आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल का मीनिंग क्या है कि जिसकी वैल्यू ढूंढनी है, जिसकी वैल्यू अभी तक कांस्टेंट नहीं है। जबकि अगर आप देखोगे 6 और 3 जो है इनकी वैल्यू पहले से फिक्स है, दे आर कांस्टेंट वैल्यू। तो ये होता है वेरिएबल। अब आप बोलोगे कि सर वेरिएबल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वेरिएबल हमेशा अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको याद रखना होगा कि वेरिएबल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए से लेके जेड तक कैपिटल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कभी भी इक्वेशन में आपको x दिखे, y दिखे, a दिखे, b दिखे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरी होती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सब कहेंगे सर इसकी वैल्यू कैसे ढूंढी जाए। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक क्या है कि जब कभी भी आपको वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल, एक टर्म याद रखना, नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, मतलब जितने ज्यादा वेरिएबल है वो उसको हमेशा इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ इक्वेशन से, अगर आपको यूनिक आंसर चाहिए तो। अब आप बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ वेरिएबल का जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ इक्वेशन से बराबर होना चाहिए। मैं आपको अच्छे से बताता हूं यहां पे हो क्या रहा है। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया गया है x + y = 5। अब मुझे बताइए x एंड y की वैल्यू क्या हो सकती है। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें x एंड y की वैल्यू मालूम पड़े। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये इक्वेशन तो ऐसा हो सकता है कि x = 1, y = 4, ऐसा भी हो सकता है x = 2, y = 3, x = 3, y = 2, x = 4, y = 1, या इसके और भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, x = 0, y = 5, या x = 5, y = 0, और आप नेगेटिव वगैरह आप सब पे जा सकते हो। तो आपको लगता है कि क्या आपको आंसर मिला? नहीं। यहां पे अगर आप देखोगे जब कभी भी आपके पास दो वेरिएबल है, अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास दो वेरिएबल है, एक है x, एक है y। तो दो वेरिएबल के आंसर ढूंढने के लिए आपको कितने इक्वेशन चाहिए? दो। मैंने आपको बोला ना, नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं हुआ तो आपको इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो आपको दो इक्वेशन होना चाहिए, जैसे x + y = 5, ओके, एंड x - y = 3। अब अगर आप देखोगे आपको दो इक्वेशन मिले। अब इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। इसको आपको सॉल्व करना होगा एंड उसके बेस पे आंसर आएगा। लेकिन जो भी आंसर आपको मिलेगा वो यूनिक आंसर रहेगा, ठीक है। जो भी आंसर आपको मिलेगा वो यूनिक रहेगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर आएगा x = 4, y = 1। अब आप सॉल्व करके देखो। 4 प्लस, पहले इक्वेशन में जाते हैं, 4 + 1 5, यस करेक्ट। दूसरा इक्वेशन में देख लेते हैं, 4 - 1 3, करेक्ट। तो दिस इज योर आंसर। अब ये आंसर कैसे आया? क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल थे लेकिन हमारे पास दो इक्वेशंस भी थे। तो याद रखिए जितने वेरिएबल उतना आपके पास इक्वेशन होना चाहिए। तो अगर इसके पहले वाला आपने देखा, यहां पे जहां पे मैंने देखा था, यहां पे मैंने लिखा था 3x = 6। तो यहां पे कितने वेरिएबल थे? एक ही। तो एक इक्वेशन में वो काम कर गया, इसीलिए आपको दूसरे इक्वेशन की जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन अगर दो वेरिएबल होता तो आपको उस चीज की जरूरत पड़ती।
अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें इक्वेशन होता क्या है। एकदम सिंपल चीज, जिस जगह पे आपको इक्वल टू साइन दिखे और उसमें कुछ लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो, मतलब एग्जांपल आपको दे रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए थोड़ा। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, इक्वल टू साइन दिख रही है, साथ ही साथ आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, एक राइट हैंड साइड दिख रहा है। सो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। याद रखिए इक्वेशन में हमेशा एक इक्वल टू साइन होना चाहिए। ये इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगा, जहां पे आपको इक्वल टू साइन, भले उसके आगे जीरो रहे या कुछ भी रहे, इक्वल टू साइन मतलब लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए, प्लस एक इक्वल टू साइन होना चाहिए। तो आई होप पहले आपका बेसिक क्लियर हुआ। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं जैसे प्लेन कैसे चलते हैं, प्लेन पहले एकदम लो लेवल पे आता है, फिर प्लेन अपना हाइट लेता है, तो ठीक उसी तरीके से मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा एंड फिर आपको एकदम टॉप मोस्ट पे लेके जाऊंगा ताकि आप टॉपर बन जाए। तो ये चीज को आपको समझना है, वीडियोस को पूरा ध्यान से देखिए, बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो ये अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। मतलब हम कितने वेरिएबल देखने वाले हैं, हम टू वेरिएबल्स देखने वाले हैं। तो अब लोग पूछेंगे कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कुछ तरीके हैं। देखिए इसके मल्टीपल तरीके होते हैं। एक होता है आप ग्राफ के मेथड से, एक नॉर्मल मेथड जो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, एक क्रेमर्स रूल्स है जो आपके सिलेबस में। तो उस तरीके तो हम मल्टीपल तरीके से सीखेंगे और बहुत बेस्ट तरीके से हम सोल्यूशन निकालेंगे। आप इसको फॉलो करोगे आपको 100 आउट ऑफ 100 आएगा, गारंटी मैं देता हूं आपको। तो पहले हम कुछ बेसिक नियम देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन और है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपको दो इक्वेशन दिए गए। पहली चीज, जब कभी भी आपको बोला जाए सॉल्व करो, तो आप पहले देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, बेसिक नियम इसमें ये यूज करने का कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को जीरो कर दो, मतलब आप एक वेरिएबल को हटा दो। तो अगर आप देखोगे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, दोनों इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड होगा, तो आप देखोगे जो y का पार्ट है ना वो कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस y है, एक माइनस y है। तो चलिए अब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस x 2x प्लस y माइनस y 0y, तो इधर कुछ आएगा ही नहीं, इक्वल टू 5 प्लस 3, क्योंकि हमने प्लस किया ना तो हर जगह पे प्लस होते जाएगा, 5 प्लस 3 इट इज 8। तो हमको क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो आपको x की वैल्यू मिल गई 4। अब आप बोलोगे ठीक है सर x की वैल्यू मिल गया, y की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में, किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू डाल दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम पहले इक्वेशन में डालते, जैसे हमारा पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बट मुझे मालूम है x इज इक्वल टू 4, तो मैं इसमें x की जगह पे वैल्यू डाल देता हूं, तो क्या मिलेगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मेरे को क्या मिल रहा है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। तो मुझे x की भी वैल्यू मिल गई 4 एंड y की भी वैल्यू मिल गई 1। तो ये आ गया आपका आंसर। अब कई लोग बोलेंगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और यही आपका पहला ट्रिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे हमारा इक्वेशन था, पहले हमारा आंसर में लिख देता हूं, एंड y इज इक्वल टू 1। हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब कई लोग पूछेंगे सर कैसे मालूम पड़ेगा कि जो आंसर मिला, जो आपको ये आंसर मिला वो करेक्ट है। इसका बेस्ट तरीका ना, x एंड y की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो और देखो राइट हैंड साइड से मैच हो रही है क्या। मैं कलर चेंज करता हूं वापस आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहां पे हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या है, 4 है ना, तो यहां पे 4 लिख दो, प्लस y की वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू कितनी आई 5, ये वैल्यू इससे मैच हो रही है ना, मतलब आंसर करेक्ट है। सिमिलरली दूसरे में भी डाल के देखने का, 4 माइनस 1, इसका आंसर कितना है 3, ये भी वैल्यू इससे मैच हुई ना, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिला वो राइट हैंड साइड से ना, योर आंसर इज 101% करेक्ट। योर आंसर इज 101% करेक्ट। अब मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं। कभी कभी ना आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन दे दिया जाएगा, जैसे आपको बोला जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, मैं आपको एक सिर्फ इक्वेशन दे रहा हूं, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू, आपको मैं यहां पे दे देता हूं
4, ओके, इज इक्वल टू 4। अब आपको पूछा गया है इसको सॉल्व करो और आपको आंसर बताना है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? पहले आंसर आपको दिया है एमसीक्यू टाइप में, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। दूसरा आपको दिया है x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। तीसरे में आपको एक ऑप्शन दिया है कि x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -2। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पार्ट को रब कर देता हूँ क्योंकि ये उससे बाहर जा रहा है दोनों चीज़। मैं दोनों पार्ट को, y की भी वैल्यू नहीं दिख रही है यहाँ पे, इसलिए मैं y को भी वापस कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ कैंसिल हो। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे इसकी आंसर लिख देता हूँ y इज इक्वल टू, मैं दोनों साइड को, मैं ये जो पार्ट है इसको मैं वापस लिख देता हूँ क्योंकि वो शायद आपका y का पार्ट नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको, ये हो गया था आपका इक्वेशन, ठीक है, ऐसे आपको दिया गया था इक्वेशन। इसमें ऑप्शंस क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ए जो बोल रहा था x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, समझिए एक b, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। फिर आपके पास एक ऑप्शन और था जिसको मैं बोलता हूँ सी ऑप्शन, जो बोलता था x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, और एक ऑप्शन था x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, आपको क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन तो दे दिया गया, अब आपको बोला है कि इसका सॉल्यूशन ढूंढो। तो कई लोग सोचेंगे सर इसको सॉल्व करते नहीं, स्टूडेंट सीधा बेसिक नियम यूज करो। मैंने क्या बोला था, जो आंसर मिलेगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम ट्राई करते हैं फर्स्ट वाले वैल्यू को लेके, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, डाल के देखते हैं 2 + 6, हमारा आंसर क्या है 8। क्या ये आंसर मैच हुआ? नहीं हुआ, मतलब ये आंसर नहीं है। तो इसको पहले यहाँ पे हम रब कर देते हैं और हमें ये मालूम पड़ गया कि ये पार्ट तो आंसर नहीं है। अब हम सेकेंड वैल्यू डाल के देखते हैं, 7 और 3, तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10। ये हो सकता है क्योंकि अभी तक हमने एक ही इक्वेशन में डाला ना, हमें हमेशा दोनों में डालना चाहिए। अब सेकेंड में भी डाल के देखते हैं, 7 - 3 जिसका आंसर 4, मतलब ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर यही है, बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा बी पे आपको अपने एमसीक्यूज में जाके मार्क कर देना, बी इज योर करेक्ट आंसर। सो आपको समझ में आया, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इस चीज को अच्छे से समझना है। तो चलिए अब हम एक्चुअल नियम सीखते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में सिखाया जाता है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, लेकिन आप एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स आपके बुक से ले लेते हैं, एक्सरसाइज से ले लेते हैं और उसी से हम सॉल्व करेंगे उस चीज को। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ बुक्स में आपको क्वेश्चन दिए, उसमें से हम कुछ सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका मेथड एकदम ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमेशा एक बेसिक नियम यूज करने का और उसी को सॉल्व करने का। तो चलिए सबसे पहले वाले पार्ट पे हम लिखते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन बस बोर्ड पे लिख लेता हूं, 3a + 5b इज इक्वल टू 26। फिर दूसरा है a + 5b इज इक्वल टू 22। तो हम अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे बोर्ड पे वो चीज को लिखा है। अब कई लोग पूछेंगे सर क्या, मैं आपको एक पहले इस क्वेश्चन चालू करने के पहले एक आपका डाउट सॉल्व कर देता हूं। कुछ लोग पूछते हैं अक्सर मुझे, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे लिखा है 3a + 0b इज इक्वल टू 6, तो ये 1 वेरिएबल हुआ कि 2 वेरिएबल हुआ? एक चीज याद रखिए स्टूडेंट, जब कभी भी आप वेरिएबल शब्द इस्तेमाल करते हो ना, तो उसके आगे का जो इंटीजर से वो मल्टीप्लाई होता है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो। यहां पे 0 है तो ये पार्ट नहीं है, इट इज सिंपल मीनिंग दैट दिस इज ओनली 1 वेरिएबल का पार्ट। और जब कभी भी आप ऐसे लिखते हो ना x + y इज इक्वल टू 5, तो ये x के आगे कुछ क्या नहीं है, मतलब इसका मतलब ये 1 हो गया। तो आपको ये चीज समझना होगा। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? सिंपल नियम रखो, पहले 2 वेरिएबल है, 2 वैल्यू दिया है, यस दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, पहले चेक कीजिए कि कोई वेरिएबल जा सकता है क्या, दोनों में से पॉसिबल है। देखो आप ऊपर देख रहे हो 5b दोनों इक्वेशन में, तो अगर ये 5b को मैं 5b से हटा देता हूं, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, तो जब माइनस होगा तो ये भी -a हो जाएगा, ये -5b हो जाएगा, ये -22 हो जाएगा। तो देखते हैं 3a - a, क्योंकि पूरा लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, तो क्या होगा 3a - a इज 2a। यहाँ पे क्या होगा 5b + 5b - 5b, तो ये हो गया 0, मतलब यहाँ पे +0। और इसके आगे क्या आएगा 26 - 22
4। तो क्या मिल रहा है हमें 2a इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, सिंपल, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 2, a इज इक्वल टू 2। तो हमें यहां पे मिल गया a की वैल्यू जो है वो 2 है। अब मैं इसको पहले इस पार्ट को हटा देता हूं यहां पे ताकि हम सॉल्व कर लें। जब हमको यहां पे मिल रहा है स्टूडेंट्स कि a इज इक्वल टू 2, हमको यहां पे इस चीज को मिल गया, तो अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे कि b की वैल्यू के लिए। तो आपको करना क्या, किसी भी एक इक्वेशन में आप a की वैल्यू डाल दो। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं। हमें क्या मिला, यहां पे हमारा इक्वेशन था a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो a की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलता है कि 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2। तो जिसका मीनिंग होता है 5b इज इक्वल टू 20। तो इससे क्या मिला, डिवाइड कर दो, मतलब b इज इक्वल टू 4। आपको समझा, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4। तो इस पूरे इक्वेशन को अगर हम देखा जाए, हम इसको सॉल्व करें तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, मैं सब हटा दे रहा हूं ताकि आपको बहुत इजीली बोर्ड मिल जाए और इक्वेशन भी हमारा बचा रहे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, हमारा सॉल्यूशन मिलता है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4। ओके, अब कई लोग बोलेंगे सर इसको चेक कैसे करते हैं, इक्वेशन में डाल के देखते हैं। 3 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है, प्लस 5 इंटू 4, तो कितना होगा, अगर आप देखोगे 5 4 जा, ये हो जाता है 20, एंड ये 3 इंटू 2 मतलब 6, सो 6 प्लस 20 इज 26। आंसर मैच हो रहा है। सेकेंड पार्ट में भी देख लेते हैं, 2 प्लस यहाँ पे क्योंकि a2 था 5b, 5 इंटू 4 यानी 20, तो ये हो गया 20 एंड 2 22, ये भी मैच हो गया। तो मतलब आपका दोनों आंसर करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से पता लगाना है कि आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो आपको करना क्या होता है, आपको सिंपल एक चीज लेना रहता है कि जहां पे आप किसी एक वेरिएबल को आप कट करने की कोशिश करेंगे। हम फिर से दूसरा भी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको उस चीज को समझ में आए। तो यहां पे अगर हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे आपको दिया गया है कि x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, एंड आपको बोला गया, यहां पे मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूं पहले इसको, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, एंड दूसरा बोला है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये दो इक्वेशन आपको दिए थे, हमने इक्वेशन लिखा। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो स्टूडेंट, क्या आप किसी एक वेरिएबल को हटा सकते हो? पॉसिबल है कि अगर हम ऊपर वाला x के जगह पे 3x होता तो फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते और हमारा काम हो जाता। तो वो तो हम अभी भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं अगर हम पूरे ऊपर के इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको समझो, हमारा एक इक्वेशन तो बचा ही था, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा, 3x प्लस 3 इंटू 7 21y इज इक्वल टू 30। अगर आप देखोगे हमारे पास दोनों इक्वेशन मिल गए, 1 एंड 2 तो हो गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, सेम नियम, माइनस कर दो, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, तो 3x और माइनस 3x 0x, और यहाँ पे क्या आएगा, सिंस माइनस साइन है तो प्लस आपका नेगेटिव बन जाएगा, माइनस 2y माइनस 21 यानी माइनस 23y, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 7 माइनस 30 मतलब माइनस 23। अब इससे क्या मिलेगा, आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे आपको क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। जब आपको y इज इक्वल टू 1 मिल गया स्टूडेंट, तो इसी वैल्यू को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x की वैल्यू क्या है, x तो x ही है 3x, माइनस y की वैल्यू क्या थी 1, तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो ये जो 2 है ये उस तरफ जाएगा, तो आपको क्या मिलने वाला है, 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 मतलब, सॉरी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, y इज इक्वल टू 1, और आपको क्या मिल रहा था 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो आपको क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू 7, सॉरी यहाँ पे आपको माइनस था, ये साइन आपकी माइनस थी इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो आपको क्या मिला, 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9, सो 3x इज इक्वल टू 9। तो क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट्स,
आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 9 डिवाइड बाई 3 इज 3। तो ये हो गया आपका दोनों आंसर। तो आपको x का सिंपल बेसिक नियम होता है कि आपको क्वेश्चन में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आपका एक्सरसाइज नंबर 1 समझ में आया और आपको इसी तरीके से आगे सॉल्व करते जाना है। तो ये हो गया था कि आपका एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा हमको ट्रिकी लग रहा है। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। यहां पे आपको इक्वेशन बोला गया है, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, और दूसरा आपको बोला है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करता हूं। तो इक्वेशन क्या बन रहा है आपका, इक्वेशन कुछ ये बनेगा, यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं। सब बोलेंगे कि सर नॉर्मल वाला मेथड अच्छा होता, लेकिन अगर स्टूडेंट्स अगर हम ऊपर के इक्वेशन को देखो, डिनोमिनेटर में 3 है ना, अगर हम ऊपर के इक्वेशन को पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि डिनोमिनेटर हट जाए तो हमको क्या मिलेगा। मैं पूरा इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या मिलेगा 1/3x इंटू 3, तो 3 गेट कैंसिल, मतलब सिर्फ x बचा। 3 इंटू वाई 3y, सेम यहां पे होगा 10/3 इंटू 3 गेट कैंसिल 10। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन जो अपने पहले जैसा दिखता है। और नीचे वाले पार्ट के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, जो डिनोमिनेटर में उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इंटू 2 इज 8x प्लस यहाँ पे 1/4y इंटू 4 गेट कैंसिल, तो सिर्फ y बचेगा। यहाँ पे 11/4 इंटू 4, मतलब फिर से 4 गेट कैंसिल, सिर्फ 11। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप देखोगे अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन गया ना, अब तो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको तो तरीके मैंने सिखा दिया, आपको तो अच्छे से आता है। तो ठीक इसी तरीके से आपको इस चीज को सॉल्व करना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका जो पार्ट 1 का जो एक फर्स्ट तरीका होता है कि जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, वो तरीका मैंने आपको बताया। मल्टीपल वे से आंसर आपको हर एक प्रॉब्लम से आप सॉल्व करोगे, आपको मल्टीपल से सेम आंसर ही मिलेगा, लेकिन तरीके अलग है। तो ये तो हो गया था सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। अब एक तरीका और भी है कि जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो है लीनियर ग्राफ बना के। आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफ बनाने वाला, मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट। अगर आप देखोगे हमने बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किया, अब उसी के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए ग्राफ वाले मेथड को हम सीखने की कोशिश करते हैं। सो ग्राफ वाले मेथड में क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको बोला गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन दिए थे और इसके आंसर्स तो हमें पता थे, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। ये हमने अभी सॉल्व किया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, इसको आपको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब ग्राफिकल मेथड में क्या करना पड़ता है, आपको ग्राफ बनाने पड़ते हैं। ग्राफ मतलब क्या करने का, पहला एक इक्वेशन ले लेने का, और दूसरा क्योंकि ये जो x एंड y के टर्म्स होते हैं ना, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल वे में। तो मैं पहले इक्वेशन में मैं यहां पे एक डब्बा बना लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने बोल दिया x, यहां पे मैंने बोल दिया y। मिनिमम आपको 2 वैल्यू चाहिए रहती है, मैक्सिमम आप कितना भी बनाए। मान लीजिए पहले इक्वेशन में, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिख रहा हूं, पहले इक्वेशन में अगर मेरा x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर x 0 हो गया, ये फर्स्ट पार्ट में x इज 0, तो y शुड बी इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैच करेगा। तो मैं यहां पे बोल देता हूं 5। अगर मेरा x की वैल्यू इज 1 तो y की वैल्यू क्या होगी 4। ये मेरा फर्स्ट पार्ट बन गया कि 0 एंड 0 5 बनेगा, मतलब मैं यहां पे सिर्फ नोट करके ले रहा हूं कि 0 5 होगा एंड आपका 1 4 होगा। अभी सिमिलरली आपको सेकेंड इक्वेशन के लिए भी लिखता हूं। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें क्या मिलेगा, हमें सेकेंड इक्वेशन में x एंड y है। अगर मैं फिर से ऐसे करता हूं, x की वैल्यू अगर मैं बोल देता हूं कि x की वैल्यू इस, कोई भी आप कुछ भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। मैं बोलता हूं x की वैल्यू इज 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि ये 5 रहेगा और यहां पे 3 है तो y तो 2 होना चाहिए, 5 माइनस 2। सिमिलरली मैं बोलता हूं x की वैल्यू अगर यहां पे मैं कुछ भी ले लेता हूं, समझिए x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये 3 हो गया, तो ये क्या होना चाहिए 0, ताकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड से मैच हो। तो 3 माइनस 0 इज 3, तो यहां पे ये हो गया 0।
तो अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ बनाना था, सिंपल ग्राफ। मैं आपको तरीके बताता हूं, आपको सिंपल ग्राफ होता है। ये जो वैल्यू से ये कोऑर्डिनेट है, आपको मालूम होगा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। हम थोड़ा इसको और अच्छे से कहीं पे लिख के ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्लियरली आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसको हमने साइड में लिख लिया, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ बनता कैसे है। तो आपको करना क्या है, आपको सीधे ग्राफ बनाना है। ओके, आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर, तो ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस। तो मान लीजिए मैं इसको, ये हो गया 0, मैं इक्वली डिस्टेंस पे इसको रखता हूँ ताकि बहुत इजीली बने। 1 2 3 4 5, ओके, और भी आगे जाएगा एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे हम बनाते हैं वाई में 1 2 3 4 5 एंड। तो अब आपको क्या करना है, पहले आप फर्स्ट लाइन बना दिए 0। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या था, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये पहला कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0 एंड 5, मतलब एक्स में 0 वाई में 5, मतलब ये वाली वैल्यू। दूसरा क्या है 1 4, यानी एक्स का 1 वाई का 4, मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। आप जब स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो कुछ एक ऐसी लाइन जाएगी, ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन जब आप बनाओगे तो आपको मिलेगी। फिर दूसरे में हम जाएंगे 5 एंड 2, मतलब x 5 में होना चाहिए एंड y का 2, मतलब ये वैल्यू रही। और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी आपकी कि 3 एंड 0, मतलब x 3 में और ये 0, मतलब कुछ इस तरीके से। तो अब जब आप लाइन बनाओगे यहां से, तो ये रहा लाइन। तो अब आपको देखना है कि ये लाइन कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है। ये लाइन यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है। स्टूडेंट्स, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये लाइन यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है और ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये x का है 4 एंड y का क्या है स्टूडेंट्स, y का है 1। x का 4, y का 1, और अगर आप देखोगे यही हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। यही हमने सॉल्व भी किया था। तो इसका सिंपल मीनिंग होता है, जब कभी भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो आप ग्राफ से 2 लाइन बनाइए एंड उसको आप, उसका जो इंटरसेक्शन होगा वही आपका आंसर होगा। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आ रही है। बहुत इजी तरीका है, लेकिन अगर आप सीईटी देने को सोच रहे हैं तो ये तरीका आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ इक्वेशन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप साइमल्टेनियसली या कैसे भी करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको आंसर से मतलब है। तो आंसर के तरीके तो मैंने बताया, सीधा क्वेश्चन से उठाने का, आंसर में जो ऑप्शन दिए क्वेश्चन में डाल के सब्स्टिट्यूट करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। तो ये एक तरीका हो गया स्टूडेंट्स की जैसे आप ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करने का, हमने पूरा प्रोसीजर क्या किया, हमने पहले इक्वेशन को रखा, वहां पे हमने फर्स्ट इक्वेशन पे ये किया, दैट इज x की कुछ भी एक रैंडम वैल्यू सोची, जैसे यहां पे हमने सोची, तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू क्या है वो डिसाइड किया। फिर सिमिलरली हमने सेकंड के लिए x की वैल्यू सोची, y की वैल्यू आ गई। फिर हमने इन दोनों को यूज करके एक लाइन बनाया, जो लाइन ये वाली लाइन बनी। फिर इन दोनों को यूज करके दूसरी लाइन बनाई, ये वाली बनी। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है वही आपका, जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो आपका आंसर हो गया। तो ये एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी ना आपको ना सीईटी में हो या जब आप एमसीक्यूज वाले एग्जाम दे रहे तो वहां पे आपको पूछा जाता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। देखिए, आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे या साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे या क्रेमर्स रूल, जो आगे हम पढ़ने वाले, सबसे आंसर आपको सेम आएगा। तो आपको करना क्या है, भले आपको एमसीक्यू में बोल दिया कि ग्राफिकल मेथड से इस्तेमाल करो, आप सीधा देखो कि कौन से मेथड से आपको आंसर फटाक से मिलता है, उसी से सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको आंसर तीनों से तो सेम मिलेगा ना। और एमसीक्यूज में तो वो सिर्फ आंसर देखते हैं, उनका ध्यान ये थोड़ी रहेगा कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया। वो तो जब आप एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तब आपको वो चीज यूजफुल होती है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आई है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, यही चीज आपको देखो ग्राफिकल मेथड में इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स बनाए, लेकिन एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 वेरिएबल्स तो लगते हैं, तो आप 2 बना सकते हो। तो यही चीज उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए, जैसे x की वैल्यू डिसाइड किया तो y, फिर उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट। तो हर जगह पे आप देखोगे ये उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और जहां पे वो लाइन इंटरसेक्ट होती है वो उनका आंसर होता है। तो इसको आपको ग्राफ पेपर यूज करके करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ग्राफिकल मेथड्स के बहुत ज्यादा पॉइंट दिया, आप इसको बस एक बार देख लीजिए। मैंने आपको जो मेथड बताया आपको 101% वो चीज समझ में आ गई है। अगर आप चाहते हो कि हम कुछ वापस एक प्रॉब्लम लें तो चलिए हम एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, इसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे
एंड आपको समझ में आएगा कि आंसर्स क्या है। हम कोई एक सिंपल सा प्रॉब्लम जिसकी आंसर्स भी आपके सामने है उसको हम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, ओके, ये वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। लेट अस ड्रॉ। ये आपको बोला x + y = 4, 2x - 2 = 2। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है x + y = 4, 2x - y = 2। तो अभी हम यही क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ आपको वैल्यू डिसाइड। एक बार आपको वैल्यू डिसाइड हो गया तो उसके बाद तो आपको फिर मालूम है कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए। मिनिमम आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं मिनिमम, तो अभी मैं बोलता चलो x की वैल्यू कुछ भी आप वैल्यू लो। x की वैल्यू अगर 0 होगी और x की वैल्यू अगर 1 होगी, ठीक है, x की वैल्यू 0 हुई तो कितनी होनी चाहिए, जब ये 0 हो गया और 0 + y = 4 तो डेफिनेटली y की वैल्यू क्या है, 4 ना। और सिमिलरली अगर x की वैल्यू 1 बोल दिया तो क्या होगा, 1 + y = 4, मतलब y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3, क्योंकि 1 + 3 = 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हमको मिल गया। सिमिलरली अब हम सेकेंड इक्वेशन का देखेंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही ले लेते हैं, x एंड y, यहाँ पे हमारे पास टर्म है। मैं यहाँ पे भी बोल देता हूँ 0 एंड 1, कुछ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, x की वैल्यू 0 हो गई तो 2 × 0 इज 0, ये पार्ट तो 0, तो -y = 2, मतलब y = -2, ठीक है। इसमें आप x की जगह पे 0 डाल दीजिए। और अगर x की वैल्यू 1 हुई तो 2 तो पहले ही हो गया, ये तो 2 × 1 इज 2, ओके। तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 2 - y = 2, तो डेफिनेटली y इज 0, 2 - 0 इज 2। तो आपको ये हो गया दूसरा। अब आपको यही वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करना है, इसको और इसको, एक लाइन बन जाएगा। फिर सिमिलरली इसको और इसको बना के दूसरी लाइन, जहां पे वो इंटरसेक्ट किया वो आपका आंसर हो गया। सो गेटिंग इट मुन्नास कि कितना इजी तरीका है कि इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो भले अगर आपको क्वेश्चन पेपर में बोला गया है कि सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल या ग्राफिकल मेथड या साइमल्टेनियसली, आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में रिटन पेपर में बोला जा रहा है तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा जो बोला गया है। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बहुत सारे एमसीक्यूज भी देखने वाले जिसके बेस पे आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया था स्टूडेंट्स आपके ग्राफिकल मेथड का। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका क्रेमर्स रूल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्रेमर्स रूल में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उतना कंफ्यूजन की चीज है, मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज समझ में आ जाएगा। तो क्रेमर्स रूल के पहले हमको देखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट क्या होता है उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। सो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे डिटर्मिनेंट के लिए आपको पहले 2 लाइन बनाने पड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर में लिखता हूँ 3, 1, 2 एंड मैं बोल देता हूँ 4। जब कभी भी आपको ऐसे नंबर दिए ना तो आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मतलब क्या आएगा, 3 × 2 ब्रैकेट माइनस, किसके साथ माइनस करने का है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 1 × 4। तो पहले वाले को आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस, तो कितना आएगा 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2। तो ये चीज आपको समझनी है स्टूडेंट्स कि डिटर्मिनेंट का तरीका ऐसे ही होता है। मैं आपको फिर से वापस बताता हूँ। कोई बोलेगा कि सर अगर पहले से माइनस साइन रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ 1 and 5, यहाँ पे मैं बोलता हूँ -1 and 4, ठीक है। तो नियम क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 5, फिर माइनस साइन डालो, फिर ब्रैकेट रखो, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, -1 × 4, मतलब -1 × 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हो गया 5 माइनस ब्रैकेट में -1 × 4 मतलब -4 एंड माइनस माइनस साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 + 4, तो इसका आंसर आया 9। सो आई होप आपको डिटर्मिनेंट का मीनिंग समझा होगा। पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आपको मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, जो रेड से मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट वाले को करना है और बीच में माइनस साइन आपको रखनी है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट, जिसके बेस पे आप ढूंढ सकते हो, और यही मेथड इस्तेमाल होता है आपके क्रेमर्स रूल के लिए। तो चलिए अब हम क्रेमर्स रूल की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपके बुक में अगर आप डिटर्मिनेंट देखोगे आपको भी कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए आपको बोला जा रहा है कि पहले ऐसे क्रॉस करके सॉल्व करना कि a × d सॉल्व करने का, AD, फिर -b × c, तो जो आपका BC बन जाएगा। तो
तो यहाँ पे जैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के, तो चलिए स्टूडेंट्स हम भी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और आप भी मेरे साथ साइमल्टेनियसली उस चीज़ को सॉल्व कीजिए। तो 5, 3, 7, 9। तो फिलहाल अभी आप, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया है, आपको यहाँ पे करना क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और देखिए मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं। तो चलिए 2 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। 1, 2। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। आपने पॉज किया होगा और आपने आंसर ढूंढा होगा। अब हम देखते हैं नियम क्या है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 9 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7। तो 5 × 9 कितना होता है, 45 माइनस ये था आपका 3 ना, 3 × 7 मतलब 21। तो इसका आंसर टोटल कितना आया, इसका आंसर आया रहेगा आपको 24। सो आई होप स्टूडेंट्स आपके आंसर करेक्ट आए होंगे, एंड जिनके आंसर करेक्ट आए हैं मतलब आप बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हो, और जिनके थोड़े मिस्टेक हो गए आपको टेंशन लेने की जरूरत है, धीरे धीरे आप सॉल्व करोगे आपको ये चीजें आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट का मेथड। यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसको आप सॉल्व करने होते हैं। हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे, ये बी वाला। बहुत लोग बोलेंगे सर ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ मेथड एक ही तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको पहला नंबर जो है वो 2√3 है, 2√3 एक ही नंबर है, फिर 9, फिर 2, 3√3। आपको मैं वापस मेरे स्क्रीन पे लेके जाता हूं तो आपको समझ में आएगा कुछ इस तरीके से, आपको ऐसा समझना है। अब नियम क्या होता है, नियम का सेम फंडा है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते क्या होता है, 2√3 × 3√3। अब इसको सॉल्व करने का बस एकदम बेसिक नियम है, और इसके आगे हम क्या करेंगे, माइनस, माइनस क्या करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कितना होगा, 9 × 2। मैं यहाँ पे नीचे में लिख दे रहा हूँ। सो इसका आंसर क्या मिलेगा, पहले 2√3 × 3 × 2, मतलब इसको आप पहले इसको आप कर लीजिए कि 2 × 3 हो गया आपका 6, एंड √3 × √3 अगेन, तो इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 पहले नॉर्मल, और √3 × √3 अगेन 3, माइनस 9 × 2 इज 18। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 3 × 3 इज 9 × 2 18, 18 माइनस 18, तो इसका आंसर आया आपको 0। स्टूडेंट समझा आपको कैसे सॉल्व करना है। कई लोगों को लगता होगा कि रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिए जब कभी भी आप √3 × √3 करते हैं ना तो इसका आंसर 3 आता है। सिमिलरली √2 × √2 करते हो तो इसका आंसर भी आपको 2 आता है। तो अभी हमारे केस में क्या था, हमारे केस में था 2√3 × 3√3। तो सबसे पहले जो आपके कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर कर लो, मतलब ये 2 वाले ये 3 वाले इनको अलग कर दो, तो 2 × 3 ऐसे अलग आ गया। अब इन दोनों को साथ में लेके आओ, क्या होगा, √3 × √3, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग होता है 3, तो 3 × 3 × 2 जो हो गया आपका 18। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो ये था आपका डिटर्मिनेंट। तो आपको समझ में आ गया कि डिटर्मिनेंट बहुत ईजी है, एंड देखिए यहाँ पे भी आंसर 0 आया। अभी हमने सॉल्व किया था ना, 18 माइनस 18 0। अब इसके बाद आपको बताया जा रहा है क्रेमर्स रूल, कि उसी इक्वेशन को आप कैसे क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं। क्रेमर्स रूल भी एक बहुत अच्छा रूल है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत इजी तरीका है। तो मैं आपको पूरा बताने वाला, इसमें आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट के बेस पे आपको चीजों को पूरा सॉल्व करना होता है। तो चलिए अभी हम जाएंगे कि क्रेमर्स रूल से अपने बोर्ड पे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सो स्टूडेंट्स अब हम क्रेमर्स रूल के तरीके से इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया है 3x + 2y = 5, 4x - y = 3। अब इसको अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं ना तो आपको x की वैल्यू 1 मिलती है और y की वैल्यू भी 1 मिलती है। तो अभी आप देखिए x एंड y की वैल्यू 1 डाल के देखिए, 3 + 2 = 5, करेक्ट। 4 - 1 = आपका आ गया 3। सो क्रेमर्स रूल में आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको 3 चीजें ढूंढनी पड़ती है। एक होता है d, एक होता है आपका dx और एक होता है dy। आप बोलोगे क्या है सर, मैं बताता हूं। d इज नथिंग बट आप डिटर्मिनेंट ढूंढ रहे हो। तो यहां पे आपको करना क्या होता है, जो x के साथ और y के साथ जो वेरिएबल उनको लिखना है। मतलब देखिए ये 2 इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे 3 and 4, ठीक है, x वाले साथ में लिख दिए। फिर आपको लिखना है y वाला 2 and -1। हाँ स्टूडेंट्स याद रखिए y के आगे माइनस साइन भी है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सेम डिटर्मिनेंट मेथड,
3 इंटू -1, जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते थे ना, -2 इंटू 4, तो ये आएगा आपका -3 -8 विच इज इक्वल टू -11। तो d की वैल्यू हमें क्या मिली स्टूडेंट्स? d की वैल्यू हमको मिलती है -11। ठीक है, सो अभी हम इसको थोड़ा सा और क्लीन कर देते हैं हमारा बोर्ड, ताकि हम dx भी ढूंढ लें। सो स्टूडेंट्स हमको d तो मिल गया, अब हम dx ढूंढेंगे। सो dx के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? dx इज सेम, लेकिन यहाँ पे x दिया है ना, तो x वाले टर्म को नहीं लिखना, मतलब आपको ये 3 और 4 नहीं लिखना। y के जगह पे आप एग्जैक्ट लिख दीजिए 2 - 1। तो आप बोलोगे सर x के जगह पे क्या लिखना है? x के जगह पे ये वाला पार्ट लिखना है जो आपको दिया है। ओके, तो ये हो जाएगा 5 और 3, तो कितना होगा? -5। सेम डिटर्मिनेंट आपको यूज करना है। 5 इंटू -1 इज -5, -3 इंटू 2 6, तो हो गया -5 -6, क्योंकि माइनस साइन तो आएगा, तो ये हो गया -11। तो आपको क्या मिला? dx इज ऑल्सो इक्वल टू -11। आप बोलोगे सर मजा आ गया, दोनों आंसर सेम है। ये कभी कभी अलग भी आता है, तो हम थोड़ा बोर्ड और क्लीन कर लेते हैं स्टूडेंट। सो dx भी आपका -11 है। ये वैल्यू वेरी हो गया स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि d के बराबर ही होगी। यहाँ पे अभी आपको मैच हो रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि सेम आएगी, लेकिन अलग भी आ सकती है। अब dy के केस में क्या करना है स्टूडेंट्स? सेम, यहाँ पे y बोला तो y वाले टर्म हटा दो, x वाले अपने जगह पे लिख दो 3 और 4, और y की जगह पे क्या लिखेंगे? वापस हम यही लिखेंगे, जो मिसिंग है उसके जगह पे हम बाहर वाला लिखेंगे। फिर से डिटर्मिनेंट 3 इंटू 3 9 -5 इंटू 4 20, कितना हो गया? -11। आप बोलोगे सर मजा आ गया, तीनों आंसर्स, तीनों जो वैल्यू है सेम आ रही है। ये वैल्यू वेरी भी हो सकती है, इस केस में ये सेम आ रही है। तो आपको क्या मिला? d की वैल्यू -11, dx की वैल्यू -11 एंड dy की भी वैल्यू -11। आपको ये वैल्यू अलग भी आ सकते हैं। तो अब आप बोलोगे सर x एंड y की वैल्यू क्या है? ये तो हमने d की ढूंढी, मैं बताता हूं x एंड y की वैल्यू क्या है। सो स्टूडेंट्स x एंड y की वैल्यू के लिए आपको सिंपल यूज करना है, x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय d। ठीक है, मतलब -11 डिवाइडेड बाय -11 दैट इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली y के लिए भी आएगा, y के लिए आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगा y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई d, जिसको सो dy डिवाइडेड बाई d, जिसकी वैल्यू अगेन अगर आप देखोगे -11 डिवाइडेड बाय -11, जो वैल्यू हो गई 1। सो हमको पूरा घूम फिर के इस इक्वेशन की वैल्यू क्या मिलती है? हमारा इक्वेशन क्या था? 3x + 2y इज इक्वल टू 5 एंड द 4x - y इज इक्वल टू 3। इसका आंसर क्या मिला? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। कैसे? क्योंकि हमारा जो d था वो हमको मिला था -11, सॉरी इसको मैं रिवर्स करता हूँ, d जो था -11, dx भी हमको -11 मिल गया एंड dy भी हमको -11 मिल गया। और ये हमने देखा कैसे ढूंढते हैं। जब d ढूंढना होता है तो x एंड y की वैल्यू को रखने का, dx ढूंढना है तो x की वैल्यू को हटा दो और जो इक्वल टू के उस साइन है उसकी वैल्यूज लेकर डिटर्मिनेंट कीजिए, एंड dy ढूंढना है तो y की वैल्यू हटा के बाकी डिटर्मिनेंट यूज कीजिए। और x की वैल्यू कैसे मिलती है? dx बाई d, तो मतलब -11 बाय -11 जो 1 हो गया। सिमिलरली y की वैल्यू क्या मिलेगी? dy बाई d, जो वापस होता है -11 बाय 11 जो 1। और यही आंसर अगर आप देखोगे, आप सॉल्विंग साइमल्टेनियसली करोगे या ग्राफिकल मेथड से करोगे, आपको हमेशा सेम आंसर आएगा। तो भले आप एमसीक्यूज दे रहे हो और आपको बोला गया कि यूज क्रेमर्स रूल, लेकिन एमसीक्यूज में आप सीधा कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको जो रूल्स बोला है वही रूल्स आपको लिखने हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ आया। हम क्रेमर्स रूल के एक और प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम उसको अपने जो बोर्ड की बुक है उसके थ्रू हम जाते हैं कि देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम हम क्रेमर्स रूल का आपकी बुक से ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढना वो आपको बताया प्लस आपको, तो चलिए हम यही ले लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है पहला इक्वेशन कि 3x - 4y इज इक्वल टू 10 एंड दूसरा बोला गया है 4x + 3y इज इक्वल टू 5। सो हम यहाँ पे अपने बोर्ड पे जाके देखते हैं, तो वही चीज़ हमने लिख दिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो क्या मिलेगा? पहले d ढूंढ लेते हैं। d का तरीका क्या है? सिंपल, x वाले साथ में लिख दो। 3, देखिए x के ये दोनों थे ना, तो 3 और 4 नीचे लिख दो, और फिर इस तरफ के y वाले तो y के -4
एंड 3, तो क्या मिल रहा है हमें कि 3 इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 4 दैट इज -16, तो -16 और माइनस साइन प्लस हो जाएगा, +16 विच इज इक्वल टू 25। तो हमको क्या मिला, d की वैल्यू इज इक्वल टू 25, ये हमें d की वैल्यू मिल गई। सो मैंने बोर्ड यहां पे क्लीन कर दिया एंड d इज इक्वल टू 25। अब हम क्या ढूंढेंगे, dx की वैल्यू क्या मिलेगी, x वाले टर्म्स को भूल जाओ, उसकी जगह पे क्या डालेंगे, ये वाले टर्म, तो क्या आएगा 10 एंड 5 x की जगह पे, और यहाँ पे y वाले तो सेम रहेंगे। सो क्या आएगा 10 इंटू 3 इज 30 माइनस 4 इंटू 5 यानी हो गया 30 माइनस 20, जिसका सिंपल मीनिंग होता है 30 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 50। तो dx की वैल्यू क्या मिली मुन्नास, dx की वैल्यू आपको लोग को मिली 50। तो सारे स्टूडेंट्स को मिल गई dx की वैल्यू 50। अभी मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूं थोड़ा इसको। अब हम सिमिलरली देखेंगे dy, तो dy हमें कैसे मिलेगा, x वाले को वैसे का वैसे रखो, 3 एंड 4 जो y बोला, जैसे dy बोला तो y वाले को हटा दो, dx बोला तो x वाले को हटा दो। अब y के जगह पे हम क्या डालेंगे, फिर से हम यही पार्ट डालेंगे 10 एंड 5, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट करेंगे, 3 इंटू 5 15 माइनस 4 इंटू 10 दैट इज 40, तो 40 माइनस 15 इज -25, तो dy की वैल्यू क्या हो गई, -25। हम थोड़ा बोर्ड और क्लीन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो dy की वैल्यू क्या आई, -25। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू ढूंढना है। x की वैल्यू क्या होती है, dx बाय d, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज इक्वल टू 2, एंड y की वैल्यू क्या होगी, dy डिवाइडेड बाय d, जिसका सिंपल मीनिंग होगा -25 डिवाइडेड बाय 25, जिसका आंसर हो गया -1। तो आपका पूरा सॉल्यूशन क्या आएगा, आपका सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू सही है क्या, मैं बोलूंगा इसको सब्स्टिट्यूट कर, इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। x की वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं x को 2 डालता हूं और y को -1 डालूंगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा +4। कैसे, -1 एंड -4, तो 6 + 4 कितना होता है 10, करेक्ट। तो आपका आंसर स्टूडेंट्स करेक्ट है। सिमिलरली हम सेकेंड वाले में भी डाल के देखते हैं, 4 इंटू 2 दैट इज 8 एंड ये -1 है तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू -1 इज -3, तो 8 - 3 इज 5, तो ये भी करेक्ट हो रहा है। सो मतलब आपका आंसर जो मिला वो करेक्ट है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। सो आई होप स्टूडेंट आपको क्रेमर्स रूल समझ गया होगा, आपको सॉल्विंग साइमल्टेनियसली समझा होगा एंड ग्राफिकल मेथड समझा होगा। अब हम बताएंगे कि इसको कैसे, ये जो तरीके हमने सीखे हैं इनको हम कैसे आगे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ना ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अब हम न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे जिसके थ्रू आप इन सभी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में और क्या क्या चीजें दी हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने क्रेमर्स रूल सॉल्व कर लिया। अब हमको यही सभी चीज को हमको अपने प्रॉब्लम में इस्तेमाल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक मेथड और भी दिया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको बोला गया है कि 4/x + 5/y इज इक्वल टू 7, 3x + 4y इज इक्वल टू 5। सो इसको कैसे सॉल्व करें, कई लोग पूछते हैं सर ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो इसका आपको सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा और आपको तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम हमारे बोर्ड की तरफ समझते हैं। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग साइमल्टेनियसली हमको बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो उसके ऊपर हम जाएंगे। तो ये रहा आपको इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे इसको मैं कुछ इस तरीके से, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कि नहीं, डेफिनेटली लिख ही सकता हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 × 1/x + 5 × 1/y इज इक्वल टू 7। मैं ऐसे इस इक्वेशन को लिख सकता हूं। आप बोलोगे यस सर लिख सकते हो। सिमिलरली मैं नीचे वाले इक्वेशन को भी ऐसे लिख सकता हूं, 3 × 1/x + 4 × 1/y इज इक्वल टू 5। आप बोलोगे जी सर ये भी इजी हो गया।
मतलब अगर आप देखोगे 1/x एंड 1/y ये दोनों इक्वेशन में कॉमन है, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को ही पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दूं। मैं बोलूं 1/x जो है वो a हो जाए एंड 1/y जो है उसको b हो जाए, क्योंकि वेरिएबल है, सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बोलोगे ठीक है सर, चलिए उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा वैल्यूज क्या बनेंगे। हमारे जो वैल्यूज बनेंगे, पहले हम यहाँ पे इक्वेशन पे लेके जाते हैं आपको कि हमारे जो वैल्यूज बनेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके जगह पे मैं आपको ये देखिए, यही सेम चीज उन्होंने भी किया ना। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 7 एंड 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। तो अगर आप देखोगे यही सेम चीज हमने भी बनाया ना कि 1/x के जगह पे 1/b। अब इसको तो आपको सॉल्व करने पे आता है, आप बोलोगे यस सर इसको तो हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको सॉल्व करने पे आंसर क्या मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पे उन्होंने सॉल्व कर दिया, मैं आपको बस वही चीज दिखा रहा हूँ, सॉल्व नहीं करके आपको डायरेक्ट में। तो आपको क्या मिला, a इज इक्वल टू 3। तो आप बोलोगे सर हमारा आंसर आ गया। नहीं, रुको, हमारा एक्चुअल इक्वेशन में क्या था, हमारे एक्चुअल इक्वेशन में x एंड y के टर्म थे। यहाँ पे हमने क्या ढूंढा, a एंड b ढूंढा है। टेक्स्ट बुक में उन्होंने m एंड n करके वर्ड इस्तेमाल किया, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो a लेकिन क्या है, a इज नथिंग बट 1/x ना। तो मैं a के जगह पे 1/x इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूं, और सिमिलरली b के जगह पे 1/y इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूं। तो इससे हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इससे एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि 1/x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू हाउ मच, 1/3। सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू हाउ मच, 1/-1 विच इज इक्वल टू नथिंग बट अगेन -1। सो x की वैल्यू इज 1/3 एंड y की वैल्यू इज -1। समझा, पहले आपको जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप सॉल्व करते हो वो आंसर मिलता है, फिर आपको याद रखना होगा कि आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, तो उसको वापस आपको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एंड फाइनल आंसर मिलेगा। तो हम देखते हैं वहां पे फाइनल आंसर उनको यही मिला है क्या। चलिए यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया, देखिए x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू -1, सेम चीज हमें भी वही मिली है। तो समझा स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि जब कभी भी आपको कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहे तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड फिर उसको आप सॉल्व कीजिए एंड फाइनली रीसब्स्टिट्यूट करना। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक एग्जाम्पल और दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, 4/x - y प्लस 1/x प्लस y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन बोला 2/x - y माइनस 3/x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है जैसे मैंने लिखा था लास्ट टाइम भी, ये देखिए। तो आपको क्या करना है, आपको 1/x - y को कोई एक वेरिएबल बोल देना जिसको इन्होंने a बोल दिया, एंड 1/1 प्लस y को क्या बोला, b। तो अब आपका इक्वेशन क्या हो गया, 4 × a प्लस b। देखिए यहां पे आ गया। सिमिलरली आपको दूसरा इक्वेशन भी बन जाएगा। फिर इसको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाना है स्टूडेंट्स। जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको a एंड b की कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जैसे इनको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद a एंड b की वैल्यू आई है 1 एंड -1, लेकिन क्या ये आंसर आया, नहीं, क्योंकि a इज इक्वल टू हाउ मच, 1/x - y। देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, तो जो a की वैल्यू रहेगी वो इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली जो b की वैल्यू मिली -1 वो आपको इसके बराबर हो जाएगी। तो मैं आपको बोर्ड में ही करके दिखा देता हूं कि आपको क्या है। तो यहां पे इन्होंने बोला a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, ठीक है। आपको b इज इक्वल टू -1 एंड दूसरी चीज है कि a की वैल्यू क्या थी, a इज इक्वल टू 1/x - y, मैं सिर्फ ये लिख ले रहा हूं, एंड b इज इक्वल टू 1/x प्लस y। चलिए हम हमारे बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सो यही कुछ चीज था, लेकिन अब a इज इक्वल टू 1 आया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 1/x - y इज इक्वल टू 1, क्योंकि a की जगह पे मैं ये डाल सकता हूं। सिमिलरली इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x - y, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 1। समझा, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। एंड इसको मैं यहाँ पे भी मैं जो ये पार्ट है इसको मैं -1 लिख सकता हूँ, और जब मैं उसको उस तरफ मूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x - y इज इक्वल टू 1, जिसको मैं वापस लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जिसको मैं वापस लिख सकता हूं
x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, अगर मैं -1 को कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो गया मेरा एक इक्वेशन, ये हो गया मेरा दो इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्विंग साइमल्टेनियसली करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यही इक्वेशन आपके बुक में भी दिया है। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को बुक में आपके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनको क्या मिला, देखिए आप देख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। सेम चीज हमें भी वही मिला है स्टूडेंट्स। देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, और फिर आपको वापस साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर देना है। अब हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स रियल लाइफ प्रॉब्लम की तरफ। रियल लाइफ प्रॉब्लम का मीनिंग होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, उससे आपको वैल्यूज बना के लिखनी है। तो ये आपको तो एक्सरसाइज है, इसको आप सॉल्व कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, चलिए द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल ऑफ इट्स ब्रेथ बाय 2, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको ये क्वेश्चन बोला। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहा है, कुछ समझा नहीं। पहले आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब होता है कि रेक्टेंगल के सारे साइड्स को ऐड करना, एंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पे आपको एक टर्म बोल दिया गया है कि पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज मोर देन द डबल ऑफ, आपको बाय डबल ऑफ ब्रेथ बाय 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बोलता हूं एक रेक्टेंगल बना दिया, लेंथ हो गया L एंड ब्रेथ हो गया B। आपको बोल रहे पेरीमीटर उसका जो है 40, पेरीमीटर कैसे मिलेगा, चारों साइड को ऐड करके, मतलब 2L प्लस 2B इज इक्वल टू 40। 2 को कॉमन निकाल के मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, L प्लस B इज इक्वल टू 20। ये मेरा पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा आपको पॉइंट इसमें बोला है, यहां पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको बोला द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स पेरीमीटर बाय 2, सो डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, ठीक है, ब्रेथ के रूप में आपको 2 बोला है। तो L जो है वो अगर -2 टाइम्स ऑफ विड्थ भी होता है, ब्रेथ जो है आपका, तभी भी उसकी वैल्यू 2 से बड़ी है। अब आप बोलोगे कैसे, फिर से ध्यान से देखना। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल ऑफ इट्स ब्रेथ बाय 2, ठीक है, मतलब लेंथ जो है वो डबल ऑफ ब्रेथ से भी 2 बड़ा है। तो मतलब अगर मैं लेंथ को माइनस करता हूं ब्रेथ के डबल से, तभी भी मेरे को 2 आएंगे। तो ये क्या बन गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। सो आपको क्या इक्वेशन मिला था स्टूडेंट्स कि L प्लस B इज इक्वल टू 20, एंड दूसरा हमें मिला था कि लेंथ जो है वो ब्रेथ को अगर माइनस करता है, लेंथ अगर ब्रेथ के भी डबल ब्रेथ को माइनस करता है तभी भी 2। तो ये आपको मिल गया इक्वेशन 1, ये आपको मिल गया इक्वेशन 2, एंड देन सॉल्व साइमल्टेनियसली। मतलब जहां पे आपको कोई वैल्यू नहीं मालूम वहां पे आप वेरिएबल ले लीजिए एंड उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। सो ठीक इसी तरीके से आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते जाने हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम इक्वेशन उनको मिलता है, फिर वो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो यही आपको तरीका, यहाँ पे इन्होंने क्रेमर्स रूल इस्तेमाल किया है, सेम तरीके आपको आगे भी इस्तेमाल करने हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहां पे आप जो प्रॉब्लम है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको आप अगर आप उसको नंबर्स के फॉर्म में या वेरिएबल के फॉर्म में लाते तो बहुत ज्यादा। एक और अच्छी चीज दी गई है यहाँ पे, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के बारे में बताया गया कि अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम क्या होता है। देखिए अगर एक नदी जा रही है, ठीक है, नदी कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है विद वेलोसिटी u, ठीक है, वेलोसिटी u, और आपने अगर अपने एक नाव ली है एंड आप भी सेम डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी v है ना, तो जो नाव की स्पीड रहेगी वो v प्लस u दोनों आ जाती है, क्योंकि क्यों, नाव तो अपना v से चल रही थी लेकिन पानी भी उसी डायरेक्शन में, तो उसको स्पीड बढ़ा देगा। तो ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम स्टूडेंट्स, डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है, जहां पे मतलब नदी एंड पानी का डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर आपकी नाव उल्टे डायरेक्शन में जाती है स्टूडेंट्स, मान लो मैं कलर चेंज करता हूं, आपको दूसरा एक बताता हूं, नाव अगर उल्टे डायरेक्शन में जा रही है लेकिन पानी इसी डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड क्या रहेगी, v माइनस u, क्योंकि पानी आपको कट करते जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। तो जब कभी भी प्रॉब्लम में आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का टर्म दिया तो आपको समझना होगा कि आपको इस तरीके से, मतलब आपको पानी का डायरेक्शन, पानी की वेलोसिटी एंड आपको नाव की वेलोसिटी को भी इस्तेमाल करना है। ये एक अच्छी चीज है जो आपको समझ के रखनी चाहिए। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन दिए जिसमें आप देखिए
क्वेश्चन सब कैसा है, प्रॉब्लम को आपको इसको सिर्फ आपको एक्स एंड वाई के फॉर्म में लाना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व साइमल्टेनियसली। सेम चीज आपको यहाँ पे भी बोली गई कि बहुत सारी चीजें आपको दी गई है इक्वेशंस में कि प्रॉब्लम को साइमल्टेनियस, ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एमसीक्यूज के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अभी हम ये थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं या हम ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट एक एग्जाम्पल में हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, द टू नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, आपको बोला गया दो नंबर है जो डिफर करते हैं। तो चलिए मैं बोलता हूं एक जो बड़ा नंबर है उसको मैं बोल देता हूं ग्रेटर नंबर जी से करता हूं, और एक जो छोटा नंबर उसको मैं बोलता हूं स्मॉलर नंबर एस से। तो वो क्या बोल रहा है, ग्रेटर एंड स्मॉलर का डिफरेंस मतलब जी माइनस एस का डिफरेंस इज हाउ मच। उस क्वेश्चन में कितना बोला है, डिफरेंस इज 3, डिफरेंस इज 3। सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला है कि द सम ऑफ द सम करना मतलब प्लस करना, द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 19। मतलब अगर 3 बार बड़ा नंबर ले 3 टाइम्स एंड अगर हम छोटे नंबर का डबल ले तो इन दोनों को ऐड करते तो 19 मिलता है। सो स्टूडेंट समझा, आपको बस प्रॉब्लम पढ़ना है और आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बन गया, दो वेरिएबल है आपके पास, यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं, दो वेरिएबल जी एस, यहां पे भी जी एस, और दो इक्वेशन है, सॉल्व साइमल्टेनियसली आपको आंसर मिल जाएगा। गेटिंग इट मन्नास कि कितना सिंपल चीज है ये, जब इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब आप बोलोगे सर साइमल्टेनियसली एक बार सॉल्व करके दिखा दो रहा, दिखा देते हैं। देखिए सेम तरीका है, यहां पे बोला है जी 3g है, 2s है और 19। तो अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, यहां पे भी 2 आ जाएगा, यहां पे भी 2 आ जाएगा, और ये 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। तो अब अगर आप देखोगे मैं ऐड करूंगा तो 2s कैंसिल हो जाएंगे साथ में, तो मैं सीधा ऐड करता हूं। तो ये हो जाएगा 5g, 2 + 3 5, ये 0, यहाँ पे 6 + 19 25। तो g इज इक्वल टू हाउ मच, 25 डिवाइड, g इज इक्वल टू हाउ मच 25 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 5। तो g की वैल्यू हो गई 5। अब हमें अगर देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है, अपना s की वैल्यू क्या है, तो किसी एक इक्वेशन में डाल दो। जैसे पहला इक्वेशन था आपका g माइनस एस इज इक्वल टू 3, मतलब सॉरी यहाँ पे g माइनस एस अच्छे से लिख देता हूं आपको, इज इक्वल टू 3। तो 5 माइनस कितना करोगे कि आंसर 3 आएगा, 5 माइनस 2 करोगे। तो जब 5 माइनस 2 करोगे तो आपको 3 आएगा, मतलब s की वैल्यू क्या है 2। तो हो गया आपका आंसर सॉल्व। तो आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन बनाना है प्रॉब्लम को देख के। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड यही आपको सेम चीज जो आपको दिया है वो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब कई लोग पूछेंगे कि सर अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा जाए या मुझे कभी सॉल्व करना पड़े तो मैं कैसे, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं कि ट्रिक को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हम अब देखेंगे ट्रिक्स, ये किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। सो जब कभी भी आपको इक्वेशन दिया है, मान लीजिए आपको कोई भी इक्वेशन दिया है जहां पे आपको बोलते, जैसे हमने यही वाला इक्वेशन देखा कि g माइनस एस इज इक्वल टू 3 एंड 3g प्लस 2s इज इक्वल टू 19, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा और आपको बोला आंसर ढूंढो। आंसर्स में क्या दिए रहेंगे, g इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 2, g इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू आपको बोल दिया जाएगा समझो 2, फिर आपको यहाँ पे क्लियर एस है, तो चलिए मैं एस को ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको बोला गया है g इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 4, g इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 5। अब आपको बोला है आपको करना क्या है, कुछ लोग बोलेंगे सर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर, ये s है स्टूडेंट्स, ये 8 नहीं s है। कुछ लोग बोलेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, मैं तो बोलूंगा सीधा आंसर उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो आंसर मैच हो रहा है क्या। g इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 2, नहीं ये आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा है राइट हैंड साइड से, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। दूसरा सीधा उठा के देखने की कोशिश करो, 5 माइनस 2 ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे में भी डाल के देखते हैं, 3 इंटू 5 15 होता है, प्लस 2 इंटू 2 दैट इज जो आपको s की वैल्यू 2 है तो 4 हो गया, 15 प्लस 4 कितना हुआ 19, आंसर मैच हुआ ना, बस यही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, दिस इज द ट्रिक हाउ यू सॉल्व इट। सीधा आंसर से वैल्यू उठाओ और उसको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो,
इससे आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका यही है स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आपका चैप्टर इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आगे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसकी यूज पड़ सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।